मदन कश्यप सर, प्रोफेसर नीरज कुमार जी, बजरंग बिहारी तिवारी जी और साथी, ये जो विषय है युद्ध, स्त्रियां और बच्चे, इस पर आने से पहले मैं दो घटनाएं युद्धरत देशों की सुनाता हूँ जो अनुवाद के दौरान मेरे सामने आई। एक अफगानिस्तान की कवयित्री थी नादिया अंजुमन। उन्होंने तालिबान के जमाने में, पहले दौर में, जब स्त्रियों की शिक्षा पर पूरा रोक लग गई थी, तब हेरात यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सिलाई स्कूल के नाम पे स्कूल चलाया था बच्चियों के लिए। वहां पे पढ़ाई की, जिस पढ़ाई के कारण उन्हें बाद में हेरात यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री थी। और वो पढ़ाई इस शर्त पर थी, अगर तालिबान को पता चल जाता तो जान से मार देते। तो शिक्षा के लिए इस तरह का भी लोगों ने रिस्क लिया है। हालांकि वो बाद में हेरात यूनिवर्सिटी में ही एम्प्लॉय हो गई और वहीं के एक और एम्प्लॉय से उन्होंने शादी की जिसने उन्हें पीट के मार डाला 26 साल की उम्र। और एक और घटना पहले मैं मदन जी को बता चुका हूँ। कुछ कविताओं के मैंने फिलिस्तीन की कविताओं के अनुवाद किए थे, जिसमें कवियत्री थी जीना आजम। जो वो कविता उनकी थी, माँ लिख दो मेरा नाम। इस कविता के लिखने के 10-12 दिन बाद ही बम ब्लास्ट में मारी गई। वो कविता CNN पे वो खबर भी छपी थी कि फिलिस्तीन में बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के हाथों पैरों पर उनके नाम लिखने लगे थे, अपने नाम लिखने लगे थे, ताकि वो बम ब्लास्ट में पहचाने जा सके कि वो कौन थे, किसके बच्चे थे। तो युद्ध किस तरह से किस स्तर पर प्रभावित करता है, हम शायद ये टीवी में खबरों से नहीं जान पाते। और युद्ध के लिए तो एक महाभारत का संदर्भ है गार्गी संहिता में कि कृष्ण जब बहुत देर तक दुर्योधन को समझा लेते हैं कि भाई धर्म ये है, अधर्म ये है, तो वो सब सुनने के बाद कहता है कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में धर्म नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी उस तरफ प्रवृत्ति नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी मुक्ति नहीं है, उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता। तो शायद यही स्थिति शांति और युद्ध के बारे में भी है। दुनिया के सारे राजनेता, सारे कर्णधार जानते हैं कि मानवता के लिए, देशों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन जो अच्छा है वो करेंगे नहीं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जो बुरा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। मैं सब लोगों की तरह प्रोफेसर नहीं हूँ, तो मैंने एक रिसर्च करके आर्टिकल सा बनाया है, जहाँ इसके एक्सटेम्पोर में अपने मन की बातें कहता हूँ। 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों में 2 विश्व युद्धों की विभीषिका से गुजरने के बाद भी, और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थान की रचना करने के बाद भी, आशावादियों की ये आशा कि अब शायद युद्ध नहीं होंगे, वो बहुत सफल नहीं होंगे। और कुछ साल बाद ही हमने वियतनाम जैसा लंबा युद्ध देखा, अमेरिका और वियतनाम का। उसके बाद अरब और इजराइल के बीच में लंबे समय से 1948 से युद्ध चला रहा है, जिसका अभी तक चल रहा है। तो उन महायुद्धों और उस दौरान हुए महाविनाश के पश्चात संभवतः दुनिया के देशों और राजनेताओं ने कुछ सीख ली होगी, और अब शायद लंबे समय तक कोई बड़ा युद्ध न हो। लेकिन सदैव की भांति मनुष्य की यह शांत कामना दिवास्वप्न साबित हुई। शीघ्र ही दुनिया ने वियतनाम में इजराइल अरब संघर्ष जैसे कई युद्ध देखे। अभी वर्तमान में ही हम रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध जैसे लंबे समय से चले आ रहे युद्धों से गुजर रहे हैं।
अफ्रीका के विभिन्न देशों जैसे सूडान, अफगानिस्तान, सीरिया और लेबनान, इसराइल के मध्य होने वाले युद्ध हमारी शांति कामना की निरंतर आशा को निराशा में बदल रहे हैं। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच की लड़ाई से जहां गाजा में हजारों नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए, वहीं लाखों लोग बेघर हो गए। जहां कभी शहर हुआ करता था वहां केवल खंडहर है। शांति की निरंतर कामना करने के बावजूद मनुष्यता दिन प्रतिदिन पहले की अपेक्षा अधिक भयानक युद्धों को देखने के लिए विषक्त है। युद्ध के राजनैतिक, ऐतिहासिक कारणों और अंधराष्ट्रवाद, छद्म देश प्रेम, जाति पहचान, धर्मांधता से लेकर आर्थिक हित और हथियार लाभी की साजिशें, ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में आधुनिक युद्धों में एक है। हथियार लाभी की साजिशें एक तमाम कारण है जो कहीं न कहीं तमाम युद्धों के लिए उत्तरदायी। वस्तुतः युद्ध हमारे रोज के समाचारों का एक स्थायी अंग बन चुका है, लेकिन अब अखबार और टेलीविजन के समाचार हमें युद्ध की वास्तविक विभीषिका से परिचित नहीं करा पाते। उन्होंने हमें मनोरंजन के समाचारों की भांति इन खबरों का उपभोक्ता बना दिया। यह दुखद तो है लेकिन सत्य है। हम उन्हें रोजमर्रा की बातों के बाद पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अक्सर हम युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे लोगों, वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों की पीड़ा से तब तक अपने को जोड़ नहीं पाते जब तक हम स्वयं में उस त्रासदी का हिस्सा न हो। महिलाएं और बच्चे जनसंख्या का वो हिस्सा है जो किसी भी तरह से युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं होते, किंतु यही लोग दुनिया भर में होने वाले युद्धों के सबसे बड़े शिकार होते हैं। युद्धों के सबसे भयानक परिणाम इन्हीं को भुगतने पड़ते हैं। पिछले लगभग 50 छोटे बड़े युद्धों में बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो न केवल मृत्यु बल्कि लंबे समय तक विभिन्न वर्ग के नागरिकों के लिए मानसिक संत्रास का कारण बनते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के प्रारंभिक 3 महीनों में ही 25,000 से अधिक नागरिकों की मौत हुई थी। जहां हमास के आक्रमण से 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए, वहीं इजराइल की लंबे समय तक की गई बमबारी से अन्य के अतिरिक्त गाजा के हजारों बच्चों और स्त्रियों की मौत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक गर्भवती स्त्रियां अस्पताल नहीं पहुंच पाई। इसके अतिरिक्त इजराइल द्वारा की गई नाकेबंदी के कारण हजारों बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां भूख, बीमारी और दवा तथा चिकित्सा सुविधा की अनुपलब्धता के कारण मर गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान में जहां युद्ध का यह 4था साल चल रहा है, बलात्कार और स्त्रियों के साथ होने वाली अन्य हिंसा में युद्ध की शुरुआत के दिनों के मुकाबले पिछले 2 वर्षों में 4 गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि हम चाहे कितना भी शांति की बात करें कि उक्त सभी संघर्ष उन सैन्य उपकरणों पर निर्भर थे जो दुनिया के सबसे समृद्ध और सभ्य देशों ने निर्मित किए थे। यही देश अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ में उन प्रस्ताव पर वीटो का भी प्रयोग करते हैं जब युद्ध रोकने के पक्ष में कोई प्रस्ताव आता है। यह मानी हुई बात है कि युद्ध स्त्रियों और बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और स्त्रियों और बच्चों के लिए युद्ध निरंतर अधिक से अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में युद्ध निरंतर रिहायशी इलाकों में लड़े जाने लगे हैं। युद्धों के कारण प्रत्यक्ष प्रभाव जैसे मृत्यु और अपंगता के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विस्थापन, अप्रत्यक्ष मृत्यु, बुनियादी ढांचे का ध्वस्त हो जाना, आर्थिक संसाधनों का विनाश और कुपोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक चले युद्धों का प्रभाव गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात के रूप में भी सहना पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से स्त्रियों के साथ यौन हिंसा और बलात्कार का प्रयोग युद्ध में विरोधी पक्ष को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ने और समुदायों को आतंकित करने के लिए रणनीतिक हथियारों के रूप में किया जाता रहा है। सभ्य होने के तमाम दावों के
बावजूद भी इस प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है। सीरिया के मोसुल जैसे शहरों में हजारों स्त्रियों को बंदी बनाकर बाड़े में रखने और उनका यौन गुलामों की भांति प्रयोग करने की खबरें बहुत पुरानी नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार सीरिया में लाखों स्त्रियां अपने पतियों को आज भी तलाश रही हैं, जो गायब हैं अथवा जानबूझकर गायब कर दिए गए। जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक केंद्र के अध्ययन के अनुसार 75% यूक्रेनी महिलाएं किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हो, जिनमें हर 3 में से 1 को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण हुए विस्थापन में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है, जिन्हें आमदनी और रोजगार की अनुपलब्धता के कारण गरीबी और तमाम अन्य तकलीफों का सामना करना पड़ता है। युद्ध के कारण पुरुष सदस्यों के मारे जाने से महिलाओं पर केवल घर चलाने की नहीं, बल्कि बुजुर्गों, बीमारों और अनाथ और अपंग हो गए बच्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है, जबकि वे न तो युद्ध के लिए जिम्मेदार होती हैं और न ही उन्हें किसी शांत प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है। इसी तरह युद्ध के दौरान बच्चे न केवल गोलाबारी और बमबारी का शिकार होकर मारे जाते हैं, बल्कि कुपोषण और खराब हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण संक्रामक रोगों जैसे हैजा और डायरिया इत्यादि से भी लाखों की संख्या में मर जाते हैं। नियमित विद्यालयों के बंद होने, आर्थिक संसाधनों की कमी इत्यादि के कारणों से बहुत से बच्चे बुनियादी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक बर्बादी और अव्यवस्था उनके लिए शोषण, मानव तस्करी, अपहरण, बाल विवाह जैसे उच्च जोखिमों को जन्म देती है। शारीरिक रूप से ही नहीं, निरंतर युद्ध और हिंसा के संपर्क में रहने के कारण बच्चे मानसिक अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर इत्यादि दीर्घकालीन मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार यूक्रेन युद्ध में 15 लाख के लगभग बच्चे गंभीर दुश्चिंता, अवसाद और पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव के शिकार हैं अथवा होने की कगार पर हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2,40,000 से लेकर 4,48,000 तक यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी तरीके से रूस और बेलारूस डिपोर्ट कर दिया गया है। इस तरह युद्ध किसी देश के न केवल वर्तमान को प्रभावित करता है, बल्कि उसके भविष्य की पीढ़ी पर भी भयानक प्रभाव डालता है। इस संबंध में हाल ही में आई जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधरन की अध्यक्षता में बनी संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पर इजराइल के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 20,000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए और 44,000 से अधिक घायल हुए। इस युद्ध के दौरान मारे गए कुल लोगों की संख्या में 30% बच्चे थे। इस रिपोर्ट में एक अत्यंत भयावह तथ्य को रेखांकित किया गया है कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने उनके स्नाइपर्स और ड्रोन्स द्वारा जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाया गया और उनके सिरों में, गले में और सीने पर गोली मारी गई। कई नवजात शिशुओं तक को सिर में गोली मारी गई। इजराइल की फौजों ने बार बार अस्पतालों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधोसंरचनाओं पर हमला किया। उनके द्वारा की गई नाकेबंदी के कारण अनेक बार महिलाओं और बच्चों के ऑपरेशन, उनके घायल होने के कारण हाथ पांव काटने के ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया और बिना पेन किलर्स के करने पड़े। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान गजा के 97% स्कूल नष्ट हो गए। युद्ध और नाकेबंदी के कारण भोजन, पीने योग्य पानी और आवास की भयानक कमी हो गई। इसी तरह अमेरिका ईरान युद्ध में लड़कियों के विद्यालय पर बमबारी के दौरान मारी गई 168 बच्चियों से संबंधित खबरें तो हम सब भूले नहीं होंगे। हाल फिलहाल के युद्धों के दौरान भीषण नरसंहार, मानवाधिकार हनन और युद्ध अपराधों के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, किंतु एक युद्ध जब तक चल रहा होता है हमारे लिए खबरों में सनसनी बना रहता है। उसके बंद होते ही हम किसी और युद्ध की ओर मुड़ जाते हैं। स्त्रियों और बच्चों के मुद्दे, उनकी त्रासदी शीघ्र ही भुला दी जाती है और ज्यों की त्यों बनी रहती है।
किसी की कभी शायद ही कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई हो, जांचें होती हैं, कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट आती है, राष्ट्र संघ के अलग अलग फोरम्स पर बहसें होती हैं, फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। हथियार कंपनियां नए नए हथियार बनाती हैं और बेचती रहती हैं, और शांति के नाम पर होने वाले सम्मेलनों को भी प्रायोजित करती है। युद्ध के पश्चात विधवा हो गई, हिंसा और गोलीबारी बमबारी की शिकार स्त्रियां और अनाथ और अपंग हो गए बच्चे कुछ समय पश्चात किसी की चिंता का हिस्सा नहीं रह जाते। मेरा उद्देश्य है केवल समस्या की भयावहता को रेखांकित करना। मैं किसी प्रकार के समाधान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि समाधान की बात सभी जानते हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। ये प्रयास सदिच्छा से किए गए होते तो तमाम शांति सम्मेलनों और वार्ताओं का कुछ रचनात्मक परिणाम अवश्य निकला होता। दुनिया के अधिकांश देशों, खासकर विकासशील देशों में युद्ध और रक्षा बजट पर विशाल धनराशि खर्च की जा रही है, जबकि हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए। निश्चय ही जब तक देश पर आक्रमणों का भय है, तब तक रक्षा व्यय गलत नहीं है, किंतु इस भय से मुक्ति के लिए देशों के बीच सार्थक संवाद और ईमानदार प्रयास होते रहने चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हाल के कुछ वर्षों में हमारे देश में भी राष्ट्रवाद और देश प्रेम के नाम पर युद्ध को लेकर नए तरह का उन्माद बढ़ा है। जैसे युद्ध कोई अपरिहार्य बुराई नहीं, कोई अनिवार्य अच्छाई है। युद्ध की बजाय बातचीत से मुद्दों और विवादों को सुलझाने की प्रवृत्ति को कमजोरी माना जाने लगा। इस तरह का युद्ध को सिनेमा और फिल्मों में तो अच्छा लगता है, किंतु वास्तविक जीवन में यह याद रखना चाहिए कि जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का शिकार होते हैं, वे हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं और हमारे आपके अपने भी हो सकते हैं। बस आखिर में फिलिस्तीन के मोहम्मद दरवेश की चर्चा हुई तो ये कविता है छोटी सी, समाप्त हो जाएगा युद्ध, समाप्त हो जाएगा युद्ध, हाथ मिलाएंगे राजनेता। समाप्त हो जाएगा युद्ध, हाथ मिलाएंगे राजनेता। वृद्ध महिला इंतजार करती रहेगी अपने शहीद बेटे की। वह लड़की इंतजार करेगी अपने प्यारे पति का, और वे बच्चे प्रतीक्षा करेंगे अपने बहादुर पिता का। मैं नहीं जानता किसने बेचा है हमारा वतन, किंतु मैं जानता हूँ कीमत किसने चुकाई। बहुत आभार सर।